बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज अपने हफ्ते का आगाज कर चुके हैं और चले खुद ही बता दें कौन है? अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। ये पिछले 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, आई होप कि अगले इस हफ्ते में सेटल हो जाएगी। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपके वीक का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। मैं ही बोलता रहूंगा, बोलना नहीं है, ठीक है? Now it's my turn. चले। तो वीक का आगाज आपका बहुत अच्छा हुआ है और आपने सैटरडे संडे बहुत अच्छे से गुजारा है। थोड़ा सा टेंस भी गुजारा होगा मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अच्छा गुजरा है। अब आप बोलिए। बोलते रहो मैं नहीं बोलना। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज जिस तरह से इमरान ने कहा अच्छा, और मंडे चूंकि होता है मंडे ब्लूज के साथ आज मैंने इजहार यकजहती किया, मतलब मंडे ब्लूज। ओके, ये मुझे भी समझ आई है ना। वैसे कल बड़ी अहम मुलाकात थी मरियम नवाज साहिबा की, उन्होंने भी ब्लू पहना हुआ था। So there can ये be आपने लिंक किया है? मुमासलत हो सकती है कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर मेरा इट वाज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग यस्टरडे जिसमें मौलाना साहब की मरियम से मुलाकात हुई। इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आज जो सबसे अहम 2 बातें हमने सोची कि इस पे हम बात कर लेंगे। पहली आप कर लें, दूसरी मैं कर लूंगा। वर्ल्ड वाटर डे है और उस हवाले से हमने आज सोचा था कि हम इंटरव्यू में आप सबको बताएंगे कि आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। बेसिकली पर्पस यही है कि पानी को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की स्पेशली हम बात करें तो हम आए रोज सुनते भी हैं और ये रिपोर्ट्स भी मुख्तलिफ आई हैं कि पानी के लिहाज से हमें खतरा भी है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पानी की कमी ऑलरेडी है और आने वाले वक्तों में ये मजीद वर्स्ट होगी, तो हम सबको पानी को बचाना है। एग्जैक्टली। और इस वक्त तकरीबन 2.2 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में जो कि किसी न किसी तरीके से बिलवास्ता या बिलावस्ता पानी की फराहमी से महरूम है या उनको साफ पानी नहीं मिलता। और इस दिन को आज के दिन मनाया जाता है 22 मार्च को, और इसकी बुनियादी इसका जो मनाने का मकसद है वो पानी की अहमियत पे बात करना है। और पाकिस्तान में खास तौर पे अब चूंकि कोविड भी है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, हाथ धोने होते हैं, सो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी की कदर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। वंस अगेन थोड़ी सी विंटर्स वापस आ गई हुई हैं, ये भी एक अच्छी, हाँ थोड़ी सी वापस आई हैं। अच्छा लगा हमें ये भी जान के, हमने कहा इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा अब मेरे ख्याल में इस्लामाबाद तो आपको याद आया होगा। इस्लामाबाद याद नहीं, लाहौर का मौसम इतना अच्छा था कि इस दफा इस्लामाबाद याद नहीं आया। ये चीज हम चाहते थे इस्लामाबाद वालों को बदलने कोई बात नहीं। चलें जी, मौसम पे भी बात होगी, पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज के हेडलाइंस। किसी की हार और जीत के बाद तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। मरियम नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। ओपोजिशन की तहरीक इसलिए नाकाम हुई क्योंकि इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं था। फजलुर रहमान ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो अब नहीं रहा। शिबली फराज। कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक। मस्बत केसेस की शरह 9% से जायद हो गई। पाक फौज का एक और एजाज। ISPR के मुताबिक नेपाल में इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल कर लिया। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब से बात करेंगे उनकी किताब हरामोश नाकाबिले फरामोश पर। हेडलाइंस आपने जानी, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एक बहुत अच्छा गाना बज़मी साहब को भी तो ना, अकेले ना जाना मुझे छोड़कर तुम। अच्छा नहीं, सियासत की बात होगी, सियासत की बात होगी। आज की बड़ी खबर। अच्छा, ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हम अकेले ना जाना की बात कर रहे हैं और बीच में पीडीएम का जिक्र आ गया और मौलाना साहब मुझे याद आ गए। अकेले हो गए। मुझे लगा आपने जान के किया। नहीं, वैसे लिटरली मुझे याद आ गया कि मौलाना साहब अकेले हो गए, लेकिन कल मौलाना साहब ने फिर एक स्ट्रोक खेला और फिर आस लगा दी। उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च होगा। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त जो सियासी माज़ाराई है वो जारी है। सेनेट इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट ने अपोजिशन की जानिब मफाहमत का हाथ बढ़ाया है। वज़ीर आज़म ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी बना दी है। ये हुकूमती कमेटी सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम जमातों पर मुश्तमिल होगी और पार्लिमानी कमेटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी हवाले से काम भी करेगी। जो नैब कवानीन में तरमीम और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर तजावीज़ देगी। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए, ऑपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात मजीद बढ़ने लगे हैं। इस्तीफों के बाद सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं और दोनों जमातें ने ऑपोजिशन लीडर के लिए अपने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं। हल्का 249 पर भी
तयशुदा मामलात के बावजूद पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार सामने लाने का फैसला किया है। इख्तलाफात के बावजूद बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान पीडीएम इत्तेहाद को साथ लेकर मजीद आगे बढ़ने के लिए मुतहरिक है और राबतों का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने हालिया दिनों में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से अलग अलग टेलीफोनिक राबते किए और अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज की तो जाती उम्रा लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात भी की। बिल्कुल, और एक मीडिया टॉक भी की जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब की पेशी के मौके पर पीडीएम के लाखों कारकुन साथ जाएंगे और जबकि पीडीएम कायदीन मरियम नवाज के साथ शाना बशाना होंगे। उधर मरियम नवाज ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब किया, गवर्नमेंट और इदारों से मुताल्लिक सख्त लहजा अपनाया और शदीद तनकीद भी की हमने देखा। उन्होंने वाजे किया कि जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुके, अब हिसाब देने का नहीं हिसाब लेने का वक्त है। मरियम नवाज ने यह भी ऐलान किया कि 26 मार्च को नैब जरूर जाऊंगी, अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो भरपूर मुकाबला करेंगे। और मरियम सर कि मैंने डेथ सेल में वक्त गुजारा है, मैं किसी से डरती वर्ती नहीं हूं। जिस सूरत हाल किस जानिब जा रही है, खास जब आप पेशी के लिए जा रहे हैं और वर्कर्स को लेकर जा रहे हैं, पहले भी एक तसादुम हुआ था आपको याद है, FIRs भी कटेंगी। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उनसे जरा पूछते हैं कि वो अब इस सब सूरत हाल को कैसे देख रही हैं अपनी पार्टी और हुकूमत की जानिब से। शानदाना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी फ्रेश मॉर्निंग हमारी होती है, बट व्हेन वी सी दिस सिचुएशन जो पॉलिटिक्स के अंदर होती है तो गर्मा गर्मी सी महसूस होती रहती है अक्सर, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है। तो ये जो कल खिताब था मरियम नवाज का कि नैब उनको बुला रही है और मौलाना ने भी कहा कि लग रहा है कि नैब एक कठपुतली इदारा बन गया है, उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी इदारों के खिलाफ आ रही हैं, हुकूमत इस पर अब क्या राय रखती है, क्या हिकमत अमली रखती है? शुक्रिया जी। अक्सर मैंने देखा है कि जब सियासी बातें होती हैं तो PTI से एक गिला किया जाता है कि आप क्यों नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर मुझे वही घिसी पिटी बात दोबारा करनी पड़ती है कि नैब बनाया किसने, नैब को रहने किसने दिया इस फॉर्म में, नैब के बेशतर मौके आए चेंज करने के, इसको तब्दील करने के, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये एक हुक्मरानों का एक हथियार कह लें जो एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी और PMLN ने इस्तेमाल किया। अब जब हम नैब रिफॉर्म की बात करते हैं तो, और ये मैं शुरुआत से बात कर रही हूँ, जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो तब से नैब रिफॉर्म पे ये लोग मसले अड़ाते थे, बीच में NRO की बात आ जाती थी कि जी पुराने केस खत्म करें फिर नए केसों पे हम बात करेंगे। तो खुदा इस बात के गवाह है, बहुत अच्छे अच्छे लोग असेंबली में तमाम पार्टियों से वो इस बात के गवाह हैं कि हमने बहुत दफा कोशिश की कि नैब कवानीन को बदलें, लेकिन ये बीच में कंडीशन ले आते थे जिसे हम कहते हैं ना कंडीशन प्रेसिडेंट, कि पहले पुराने केसेस तो खत्म करें। मेरी बात सुने, अगर हम ये आम पाकिस्तानी को, मुझे और आपको ये बात कहते हैं कि जी जिसने 10,000 चुराया है, 20,000 चुराया है, उसका केस तो खत्म पुराना नहीं हो सकता, लेकिन जिसने अरबों चुराए हैं उसका आप केस खत्म कर दें, तो ये जो हम कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह पे? और फिर PTI में बाकी जमातों में फर्क क्या रह गया कि हम भी अगर इस सौदेबाजी में पड़ गए और अवाम को हम क्या मुंह दिखाएंगे? PTI तो चली जाएगी, फिर इन लोगों ने वापस आ जाने, फिर क्या होना है थानों में, इन कचहरियों में? मसला सिर्फ ये है कि आम पाकिस्तानी का क्या होगा। ठीक है शहनाज साहब, अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हवाले से बात करें या नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से कर रहे थे, गवर्नमेंट बहुत मुतहरिक नजर आ रही है, अपोजिशन को एतमाद में लेना कितना चैलेंजिंग होगा, और अगर अपोजिशन एक पेज पर नहीं आती गवर्नमेंट के साथ तो फिर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, जिस दिन तमाम MNAs ने हल्फ उठाया था 13 अगस्त 2018 को, तो उसी दिन अगर ये लोग हल्फ ना उठाते तो शायद इनकी जो एक ऑपोजिशन है, चाहे वो PDM से पहले की मैं बात कर रही हूँ, शायद उसमें जरा दम होता, उसमें कोई मॉरल एथिक्स, कोई मॉरल वैल्यूज होती। उस दिन तो उन्होंने ओथ उठा लिया। फिर उसके बाद बाकायदा अगर आपको याद है लड़ाई हुई थी कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस हुकूमत में उस हद तक तो यकीन रखते हैं, इस इलेक्शन में यकीन रखते हैं जहां तक इनको चेयरमैनशिप या पार्टी कोई पोजीशन मिलनी हो असेंबली में, या अगर जिस तरह हमारे बहुत सारे MNAs जो नाराज थे PTI से, आपको अच्छी तरह पता है वो कौन है, उन्होंने तनख्वाही नहीं ली पिछले 2-3 सालों से क्योंकि वो वज़ीर आज़म से कुछ चीज़ों पे, खासकर कराची की बातों पे नाराज थे, तो उन्होंने एक कहते हैं ना उसूली एक मौक़िफ़ लिया
अपोजिशन वाले ना अपनी तनख्वाहें रोकी, ना कमेटी की टीएडीए रोके, ना उन्होंने लॉजेस खाली किए। इस्तीफा देना तो दूर की बात है, आप एक टोकन ही प्रोटेस्ट कर देते कि जी आप लेकिन ज्यादा कर रहे हैं तनख्वाहों से हमारे तो कुछ होता नहीं है। तो पीटीआई ने बहुत तक धरने में नहीं ली थी, जब वापस आए थे फिर ले ली थी, बहुत अरसे तक रुका रहा था। ये तो खैर आपको पता है ऐसे ही होता है, कल्चर ऐसा ही है। लेकिन मुझे पॉइंट जी जी यही मैं बता रही हूँ ना कि पॉइंट यही था ना कि पॉइंट नहीं प्रूव हुआ, धरने का पॉइंट नहीं प्रूव हुआ। हमारा क्या मतलब एहतजाजी सियासत से फायदा नहीं होता अल्टीमेटली इसका। अच्छा मुझे एहतजाजी सियासत नहीं है, सुन ले सर, मॉडल टाउन का अभी तक इंसाफ नहीं मिला, हमारा ये पॉइंट था। तो उससे अगर हम 2 साल अभी तो टाइम है ना, किधर गई वो रिपोर्ट, कहाँ वो दबी गई? आनी चाहिए सामने डेफिनेटली। अच्छा आखिर में मैं चाहता हूँ ये जो मरियम नवाज पेश हो रही हैं और उन्होंने कहा कि वो वर्कर्स को साथ लेकर जाएंगी, कल उन्होंने इनवाइट भी किया कि मेरे साथ चलें, और मौलाना साहब ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती की और पीडीएम लीडरशिप भी उनके साथ जारी है। ये रवायत कैसी है आपके ख्याल में, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर डालेगी, इसको आप कैसे देख रही हैं? ये पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक है आपके मुल्क के सिस्टम के लिए। पाकिस्तान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रोजाना बेसिस पे आपके कैदी जाते हैं, अंडर ट्रायल लोग जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, वो भी अपने साथ अपने जिस किस्म के जिस नौइयत का केस होगा, चाहे वो गुंडागर्दी का केस हो, चाहे वो कत्ल का केस हो, चाहे वो बच्चों से ज्यादती का केस हो, वो भी अपने साथ ट्रोलियां भर भर के लोगों की लेके जाएंगे अदालतों में। ये तो सियासतदान बाकी पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर मुझ पे केस हुआ है तो वो हमेशा विक्टिमाइजेशन होगी, वो इंतकाम होगा। वो तो सच हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं सियासतदान हूँ, लेकिन क्योंकि आप अवाम हैं तो इसलिए प्लीज आप कानून का बालादस्ती आप उसकी रखें, मैं नहीं करूंगा। मैसेज तो ये जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शानदाना, थैंक यू वेरी मच। अलसुब आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमारे साथ अपनी राय शेयर की। हमारे साथ शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद थी, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, और उनका ये कहना था कि ये कल्चर पॉलिटिक्स के लिए तो शायद ठीक हो, अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिस्टम की या पाकिस्तान के इदारों के लिए तो डेफिनेटली उसके लिए ठीक नहीं। और पहले एक पेशी मरियम साहिबा की ऐसी हो चुकी है जिसमें तसादुम हुआ था, बहुत सारी FIRs भी कटी थी, अभी दोबारा शायद वही पिक्चर रिपीट होने जा रही है। लेकिन पॉलिटिकली जो सिनेरियो बन रहा है, बर्दाश्त का जो एक कल्चर है वो खत्म हो रहा है। और ये बर्दाश्त वाकई अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। एग्जैक्टली, ये बढ़ रही है। और इसी नोट पे हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे अवामी मसले की। तो माह रमजान से पहले महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। शाय खुरानोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खाने पीने की चीजें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशा की कीमतों में इजाफा हुआ है। घी, चीनी, आटा, अंडा, मुर्गी का जो गोश्त है और दही समेत कई सब्जी और फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे आवाम जो गरीब आवाम है उसका जीना महाल हो गया था। महंगाई का ये सिलसिला अभी नहीं रुका। गवर्नमेंट ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम पर महंगाई का एटम बम गिराने का प्लान बना लिया है। IMF से $50 करोड़ की अगली किस्त के हसूल के लिए गवर्नमेंट ने मिनी बजट तैयार किया है। बिल्कुल, और IMF की ही चूंकि बात हो रही है तो IMF की जानिब से 25 मार्च से पहले पाकिस्तान को कुछ मुजव्वज़ा शराइत हैं वो पूरी करने की डेडलाइन दी गई है। जरा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने शराइत पूरी करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है, जिसका वफाकी काबीना ने जो समरी है वो सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी भी दे दी है। पहला मुतवक्किल ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, दूसरे ऑर्डिनेंस में बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 अरब रुपए इजाफा और नेपरा को बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक खुद मुख्तारी, जबकि 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट को खत्म करने के हवाले से भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी अब ऑर्डिनेंस जारी होगा। बिजली के बाद गैस सारिफीन पर भी 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने जुलाई से गैस 97% महंगी करने की सिफारिश कर दी है। दैट्स अ बिग नंबर। अपोजिशन ने मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ने तयशुदा मंसूबे के तहत पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है और सदर हाउस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है। कल मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगता है जो सदर का ऑफिस है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन शहबाज राना साहब मौजूद हैं जो कि इकॉनमी के हवाले से डेफिनेटली देखते हैं हमारे चैनल पर भी और पढ़ते भी हैं। उनकी राय जरा लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। ये सूरत हाल तो बड़ी मखदूश है जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अब एक तो ये पार्लियामेंट्री जो नॉर्म्स का मामला है इसके ऊपर भी जरा कमेंट कर दें, और दूसरा जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है इसको 1993 के अंदर भी कोशिश की गई थी इस हवाले से और अब दोबारा की जा रही है। ये हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसको बेहतर करने के लिए?
जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस मौके पे बात करने के लिए बुलाया। लेकिन इसमें जो 2-3 बुनियादी चीजें हैं वो समझनी है। एक तो ये जो आप बात कर रहे थे ना अपोजिशन की, कि जो उन्होंने ऑर्डिनेंसेस की बड़ी मजम्मत की है, ये इस तरह के बयानात आप पिछले कोई 2.5 ईयर से सुनते जा रहे हैं। 32 से ज्यादा अभी तक ऑर्डिनेंस आ चुके हैं और इन्होंने अभी तक अपोजिशन ने कुछ नहीं किया। कोई ऑर्डिनेंस ये कहने से कि कोई इसके खिलाफ कोई अपना ये एक प्रैक्टिकली कोई चीज कर नहीं सके, तो जो अब हुकूमत है वो बड़े आराम से अपना काम कर रही है। अभी भी 2 ऑर्डिनेंसेस की तो मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें एक तो 140 अरब रुपए के जो आपकी टैक्स एग्जम्पशंस थी उसके बराबर हुकूमत ने वो खत्म करने का IMF से उन्होंने एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया था। उसके ऑर्डिनेंस की खत्म करने की मंजूरी काबीना ने दी है वीकेंड के ऊपर। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो उसकी ज्यादा बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। 140 अरब रुपए के टैक्सेस वाली बात है, वो तो ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसको हिट करती है। ठीक है। लेकिन ये जो पावर वाला जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, नेपरा एक्ट वाला, इसके अंदर आपका पाकिस्तान का हर घराना जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है वो इससे अफेक्ट होगा। ठीक है। इसमें अभी अप्रैल जो बुनियादी उसमें तब्दीली कानून में 2 की जा रही हैं तब्दीलियां। एक तो तब्दीली ये है कि अभी जो बिजली की कीमत मुकर्रर जब होती है तो नेपरा हुकूमत को एक मुकर्रर करदा कीमत बता देता है और हुकूमत फिर उसका नोटिफिकेशन जब भी करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है। लेकिन अब ये तब्दीली की जा रही है कि नेपरा जब बिजली की कीमत मुकर्रर कर देगा तो हुकूमत के पास अगर वो एनुअल बेस टैरिफ में इंक्रीज है तो 1 माह का वक्त होगा। 1 माह के वक्त के अंदर उसने फैसला करना है, नहीं करना या उसके खिलाफ अपील करनी है तो फिर उसने वापस नेपरा के पास जाना है। लेकिन गिवन टाइम फ्रेम में फिर उसको नेपरा नोटिफाई कर देगा अगर हुकूमत नहीं करती 1 माह के बाद। ठीक है। दूसरा, अगर आपका समाही बुनियादों के ऊपर आपके जो बिजली की कीमतों में इजाफा होना है उसके लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन टाइम उसमें फर्दर कम कर दिया गया है। पहले हुकूमत के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी टाइम की, अब तकरीबन इसमें 15 दिन के अंदर हुकूमत ने फैसला करना है। हुकूमत अगर फैसला नहीं करती, नेपरा के खिलाफ के पास अपील के लिए जाती है, तो उसके बाद फिर मजीद 15 दिन के अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल करके 1 महीने के बाद वो बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा। ठीक होगा, ठीक होगा। ये तो इसमें बुनियादी तब्दीली यही है। अच्छा शहबाज खान, चूंकि हम महंगाई के हवाले से भी साथ में बात करना चाहेंगे, चूंकि हम रमजान पैकेजेस के हवाले से गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने के ऐलानात किए, एक बजट मुख्तस किया, लेकिन उसके बाद अब रमजान से पहले ही महंगाई के हवाले से बात करें तो रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है। और जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है आपको महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, एक तरफ IMF से कर्जा लिया जा रहा है, उसकी एक साथ पूरी करनी है, तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है ये गवर्नमेंट की मौसर है या जो इनकी हिकमत अमली है वो ठीक है? देखिए, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो पिछले जब से इक़्तिदार में आए हैं सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज वो खुद मानते हैं वो महंगाई है। अब इसको वो एड्रेस कैसे कर रहे हैं इसको देखने की जरूरत है। वो हफ्ते में कम से कम 1 दफा वो जो अहम इजलास होता है, रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका वो इजलास बुलाते हैं। फिर वज़ीर ख़ज़ाना जो हफीज शेख साहब है उनके पास एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होती है हर सोमवार को। ये जो दोनों मीटिंग्स होती है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये हम इसको कहते हैं कि ये एक शो केस मीटिंग्स होती हैं। इसमें प्रैक्टिकली कुछ ना प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना हफीज शेख साहब कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे? जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के जो कवानीन है, सूबाई हुकूमतों के जो कवानीन है और जो आपके ओवरऑल जो सिस्टम्स हैं गवर्नेंस के, जो प्राइस कंट्रोल का मेन काम है वो सूबों ने करना है। वफाक का जो काम है वो ज्यादातर 2 चीजों के ऊपर होता है। एक पॉलिसी के ऊपर होता है, जैसे इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इजाजत दे दी कि आप गंदम बरामद कर दें, आप चीनी बरामद कर दें। तो वफाक इसलिए जिम्मेदार है गलत पॉलिसियों की वजह से। लेकिन मार्केट के अंदर क्या कीमत होगी वो ना तो इमरान खान ने आके कंट्रोल करनी है ना। तो बेसिकली ये आपका पुराना ये टेक रहा है कि गवर्नेंस के इश्यूज है। टाइम मेरे पास कम है। शहबाज, आपसे आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जब शुरू में आती हैं, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, पहले बजट देती हैं, गवर्नमेंट का तकरीबन आई बिलीव 4था बजट होने जा रहा है, तो उस वक्त पॉलिसीज लेकर आती हैं हुकूमतें जिसमें थोड़ा सा आवाम को टाइट किया जाता है, टैक्सेस टाइट किए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का टेन्योर गुजरता है उसमें नरमी लाई जाती है। ये तो जो गवर्नमेंट का टेन्योर गुजर रहा है उस तरह से मजीद सख्ती आ रही है, बिजली मजीद महंगी हो रही है, टैक्सेस मजीद बढ़ रहे हैं। तो इस पॉलिसी पे आप क्या कहते हैं? इसकी पॉलिटिकल क्या इंप्लीकेशंस है, इकोनॉमिक क्या इंप्लीकेशंस है इसकी? मैं इसको आपको जो सादा इसको आसान जवाब दूंगा वो ये है कि जो हुकूमत का वक्त गुजर रहा है तो हुकूमत करना सीख रही है। पिछले साल जनवरी 2020 में ये IMF की 2 शराइत थी कि मिनी बजट लेके आओ और बिजली की कीमतों में इजाफा करो।
तो दोनों शराइत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नहीं उस वक्त माने, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम सस्पेंडेड। 1.25 साल से पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। अब जब दोबारा हम IMF के पास गए हैं तो IMF से उससे ज्यादा सख्त शराइत रख दी है। हुकूमत इस वक्त 30 से ज्यादा के करीब जो IMF की शराइत है वो पूरी करने की कोशिश कर रही है, अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। शायद इस हफ्ते हो जाए और आपका प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। तो गलत फैसले और बगैर किसी एम्पेरिकल एंड डिलेड डिसीजन, बगैर रिसर्च करने के डिलेड डिसीजन की वजह से लोगों के ऊपर जो बोझ है वो पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। राइट। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। टॉपिक तो ऐसा है, मजीद बात करने का जी चाहता है लेकिन वक्त कम है। बहुत शुक्रिया, अपने इस अहम मौजू पे अपनी राय का इजहार किया, अपना तजिया पेश किया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट, और उनका ये भी कहना था कि इस वक्त वंस अगेन डिलेड डिसीजन, और शुरू में भी जब अंडर प्रेशर गवर्नमेंट आई है, जैसे कि अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, बड़ा टोटल हो और ओपनर्स आउट हो जाएं तो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। ये IMF वही ओपनर था शुरू में भी जिसने अंडर प्रेशर किया और अब भी अंडर प्रेशर रखे हुए है। इस पे बात हम करते रहेंगे, और कोविड इज गेटिंग बैक, हिटिंग बैक, तो इसका भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल आ रहा है। इस पे भी बात होती रहेगी। ये एक ब्रेक लेनी, हमने ब्रेक के बाद आता है। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको क्वेटा बलूचिस्तान लेके चलते हैं, जहां बैडमिंटन से शोहरत पाने वाली सिस्टर्स के हवाले से बात करेंगे और उनसे मिलवाएंगे भी आपको। हम बात करें अलजा तारिक और सुमैया तारिक की, जो कि तकरीबन 6 साल से बैडमिंटन खेल रही हैं और कई कौमी मुकामी मुकाबलों में हिस्सा लेकर गोल्ड और सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। दोनों बहनों ने क्वेटा में यूब स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की और अब इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कर रही है। उनके वालिद ने उनके खेल की खातिर घर तक फरोख्त कर दिया, उनके खेल में कोई रुकावट ना आने दी। अलजा तारिक और सुमैया तारिक हमारे साथ मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा। थैंक यू सो मच गर्ल्स, कैसी हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अलजा और सुमैया, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि आप दोनों को ये बैडमिंटन खेलने का शौक कैसे हुआ? बस अभी नहीं रहा इसको शुरू में जब हम छोटे थे तो मेरे बाबा मतलब वो जाते थे कहीं खेलने अपने ऑफिस की तरफ से, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर जब एक दिन बाबा ने पूछा कि कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो फिर हमने जब बोला जी खेलना है, तो तब से हमने बैडमिंटन स्टार्ट किया। तब से ही हम स्टेडियम जाना शुरू हो गए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सुमैया, आप ये बताइए कि जब आपने खेलना शुरू किया, एक तो अब तक आप कौन कौन से टाइटल जीत चुकी हैं और अब आप किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करी हैं, किस टाइटल के लिए मजीद आपने आगे खेलना है? सुमैया ये ना जी, सुमैया बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तक कौन कौन से टाइटल जीत चुके हैं आप लोग? मैं 4 साल से अंडर 16 की चैंपियन हूँ और अभी रिसेंटली अंडर 17 जीती हूँ। इसके अलावा नेशनल लेवल पे टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी ले चुके हैं हम लोग 2 बार सिल्वर मेडल ले चुके हैं और इंटरनेशनली कम्पीट किया है या करने का इरादा है आगे? जी इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हमने जाना है, परफॉर्म करना है, अच्छा पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है। ठीक हो गया। अच्छा सुमैया, ये भी बताएं कि आपके घर में हमने सुना आपके वालिद बहुत सपोर्टिव हैं और आपने जब खेल स्टार्ट किया था तो आपके वालिद ने बहुत जो कहने डिफिकल्टीज भी या चैलेंजेस भी उनको फेस करना पड़े, चाहे वो आपसे घर से रिलेटेड हो या आपको बैडमिंटन खिलाने के हवाले से हो। कितनी सपोर्ट है आपको आपके फादर की? जी ये तो है, सपोर्ट तो बहुत है कि उन्होंने अपना घर तक भी भेज दिया, लेकिन कोयटा में प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ट्रेनर है, ना कोई हमें मैट है, ना कोई लेडीज हॉल है, तो इसकी वजह से हमें फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा ना होता, अगर हमारे पास फैसिलिटीज होती तो फिर हमें अपना घर फरोख्त करना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। अच्छा अलजा, जब आपने इतने अच्छे टाइटल्स, आपने गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता, तो मैं आपसे अलजा ये पूछना चाहूँगा कि क्या किसी सरकारी सतह पे आपसे रब्ता किया गया बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई बात हुई किसी सरकारी ओहदेदार की? नहीं, अभी तक किसी की भी नहीं हुई। जबकि मैंने गोल्ड लिया सबसे छोटी उम्र में, जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्ड लिया था तो जब कमेंट्री हो रही थी पंजाब के कोच कहते हैं कि 65 साल बाद कोई बलूचिस्तान में गोल्ड मेडल जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई भी कुछ भी नहीं हमारे साथ किया, ना हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की और ना ही हमारे साथ ताउन किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने।
65 साल के बाद बलूचिस्तान में गोल्ड मेडल आपने जीता और अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत को खबर ही नहीं है, बलूचिस्तान हुकूमत में से किसी ने पूछा ही नहीं है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो अपने कुछ हमें प्लेइंग पैटर्न्स के हवाले से बताइए, आपकी स्किल्स क्या हैं जिसकी बेस पर आपको लगता है कि आप इंटरनेशनली कम्पीट कर सकती हैं, और साथ साथ चूंकि आपने जिक्र किया कि फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेंशन करें कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं दैट यू थिंक अगर आपको मिल जाए तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ये है कि हम दोनों ना छोटे हैं, जो मतलब बैडमिंटन के लिहाज से ना हम दोनों छोटे हैं। हमने बचपन में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कैंप प्रोवाइड किए जाए या कोई इंटरनेशनल कोच ही पाकिस्तान में लाया जाए और हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो हम लोग इंटरनेशनल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हमें ट्रेनिंग कैंप दिए जाएँ, हमें हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो आउट ऑफ कंट्री हर लड़की को मिलती है, हर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर को मिलती है। हम चाहते हैं कि हमें भी वही सेम। तो अलजा मुझे ये बताएं कि आप अभी कैसे ट्रेनिंग करते हैं, या अभी आप लोग कहाँ पर ट्रेनिंग जिस तरह से जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो करते हो जब आप पार्टिसिपेट करते हो? अभी भी हम लोग स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब हम हॉल जाते हैं, अगर हॉल में हम लेट हो गए तो वहाँ पर मतलब लोग खेल रहे होते हैं तो हम उनको हटा नहीं सकते क्योंकि हम लड़कियाँ हैं, तो हमें वहाँ बैठना पड़ता है। फिर कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट खेल के आ जाते हैं, और उसके बाद कोई ट्रायल्स होते हैं, फिर हम ट्रायल्स जाते हैं, ट्रायल्स देते हैं। उसके तो अच्छा, आपके अलावा और भी लड़कियां हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, या आप लोगों को वहाँ जाके अकेले ही दोनों खेलते हो, या और भी कोई लड़कियां हैं जो इस तरह के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं? नहीं, वहाँ पे है लड़कियाँ, पर किसी और गेम में ना, क्योंकि जो कोयटा है ना, इसमें कराटे इसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, या फिर क्रिकेट को, लेकिन बैडमिंटन में सिर्फ, या बॉक्सिंग को, लेकिन बैडमिंटन में सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है। अच्छा समिया, अब आपसे हम पूछ लेते हैं कि चूंकि हमने आपकी गेम के हवाले से तो बात कर ही ली है कि आप तालीम भी ले रही हैं, एजुकेशन में आप लोग अब तक कितना पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने का इरादा है, और किस तरीके से आप अपनी खेल को अपनी तालीम से क्लब कर सकते हैं, यानी कि तालीम भी साथ चले और खेल भी साथ चले। देखने वालों को कुछ बताइए। जी माइक दीजिए, समिया को माइक दीजिए। 9th और अलजा की 10th। जी बोलिए समिया, आप बोलिए। जी, मेरी अभी क्वालिफिकेशन 9th है और अलजा की 10th है, और इंशाल्लाह ताला हमने आगे स्टडीज़ भी बिल्कुल साथ साथ ही रखने हैं, क्योंकि स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है, गेम भी साथ ही रखना है हमने। दोनों डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो वो इस वक्त बच्चियां खास तौर पे जो बलूचिस्तान में आपको देख रही हैं, यकीनी तौर पे हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा है और आप कहती हैं कि आपको वेट करना पड़ता है, और ये बड़ा एक्सपेंसिव खेल भी है। जब आप शटल लेते हैं, शटल ज़ाया होती है, नई शटल्स चाहिए होती हैं डेली बेसिस पे, तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, उनको आप क्या बताओगे कि वो कैसे आगे आएँ, और गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल्स अगर आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? दोनों में से जो भी मैसेज देना चाहे। जी, मैं पहले से ये वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें फैसिलिटीज़ दी जाएं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। हम अपनी तो जितनी हम मतलब अपनी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो ना हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, हम हमारे पेरेंट्स हम करते हैं, तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि जो ना हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि हम आगे जाएं, आगे खेलें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समैया एंड अलजा, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि हमारे प्लेटफॉर्म से आज सुनी जाए और आपको वो फैसिलिटीज मिले ताकि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अलजा, तारिक और सुमैया, तारिक हमारे साथ मौजूद थी कोयटा से। और हम ओवरऑल बलूचिस्तान के सॉफ्टवेयर इमेज की बात करते हैं, इससे बेहतर क्या सॉफ्टवेयर इमेज हो सकता है कि एक बच्ची 65 साल के बाद गोल्ड विन करिए। सो बलूचिस्तान गवर्नमेंट, यू शुड लुक एट इट। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सुबह सुबह हम आपको कराएंगे खाने की बातें, खाना खिलाएंगे, और जश्न बहारा फेस्टिवल चूंकि कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया, कैंसिल हो गया, बट स्टिल हमारी जो साथी एंकर है फरियाल राना, वहाँ उन्होंने मज़ेदार ख्वाबों के हवाले से हमारे लिए कुछ मज़ेदार सा एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, आपको वो दिखाते हैं। नाजरीन, यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि कितने ज्यादा देसी खानों के स्टॉल लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मजेदार जो लाल कतलम्मा है वो बनाया है। ट्रेडिशनल फूड में क्या पसंद आया आपको? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। पिछले
देसी फूड सेगमेंट में मैंने आपको कुछ खाने खिलाए थे और लोगों से भी बात की थी। चले आए बाकी खाने भी खाते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। आप कौन सी सब्जी बना रहे हैं? बलोची सब्जी कोटे जना रोड से आए हम, हर साल आते इसमें। अच्छा, इसमें डलता क्या क्या है? इसमें अदरक, लहसुन, सिरका। पहले 2 पानी इसको वॉश करते, तीसरे पानी में इसको ड्रिप करके रखते हैं 1.5 घंटा। सही है। उसके बाद ये लेते हैं 1.25 घंटे इधर पकने पे, तो इसको सिर्फ सेक भी तैयार करते लकड़ियों पर। और ये सिर्फ लकड़ी में तैयार होता है बलोची सब्जी है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है लकड़ी की सीखों में लगाने का? लकड़ी के सीख में फायदा ये होता है कि ये एक तो गिरती नहीं और दूसरा ये जंगल का डिश है, अच्छा, शिकारियों का, तो इसलिए ये लोग इससे शौक से खाते हैं। ये अक्सर जंगल से निकला ये डिश। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? वैसे तो हम यहीं लाहौर से हैं, बट हम लोग सऊदी अरब से आए हुए हैं। सऊदी अरब से आए हैं। तो ये मेला जो है जश्न बहारा का, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि हम ईयरली आते हैं, तो लास्ट ईयर भी हमने देखा है, लेकिन इस साल तो इट्स अमेजिंग। आपको यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगी है? हमने तो एक्चुअली सज्जी खाई है, तो कुछ वैसे ही है जैसे वहाँ हम सऊदीया में खाते हैं मंदी, कब्सा, तो वो वैसी ही है, वेरी डिलीशियस। वैसे भी लाहौर के फूड तो क्या ही बात है, लाहौर है तो लाहौर के खाने, लाहौर के खाबे, वो तो इट्स अमेजिंग। आप कहाँ से आए हैं? मैं सऊदी से आई सऊदीया से आए हैं। और आते साथ ही बिकॉज आई एम अ राइस लवर, तो मुझे सब्जी नजर आई है ना, लाइक मॉम सब्जी खाते हैं। सो वी हियर एट बलोची सब्जी, दे हैव ऑथेंटिक बलोची सब्जी। इट्स नॉट जस्ट द नेम, इट एक्चुअली इज एंड इट टेस्ट रियली गुड। तो आप एग्री करती है कि पाकिस्तान के देसी खाने अपने नो ही डाउट, उनकी उसकी तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो वेयर। लाइक आप कहीं भी जाके बना ले, लेकिन वो जो एक आपकी मिट्टी पे, जो आपकी ज़मीन पे जो आपको टेस्ट मिलता है ना खाने का, वो चीज़ कहीं नहीं है। मकई की रोटी और सरसों का साग है तो ये गांव की सौगात, लेकिन शहर में कहीं भी किसी को भी नजर आ जाए तो शहरी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर मुझे दूर से ही नजर आया कि मकई की रोटी और साग का जो स्टॉल है वो एक खातून ने लगाया हुआ है। इन्हीं से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए, साग और मकई की रोटी आप बनाती कैसे हैं? ये हम खुद बनाते हैं, रोटी भी और साग भी। जैसे हम यानी कि रूटीन में बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, बनाते हैं, वैसे ही साग जैसे घर में तैयार करते हैं वैसे ही तैयार कर रहे हैं। लोग शौक से खा रहे हैं यहाँ पर? बहुत शौक से खा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत मज़े से खा रहे हैं। ज़्यादा यही चल रहा है, साग और मकई की रोटी चल रही है ज़्यादा यहाँ। इस खाने की खास बात क्या है? ये रोटी के साथ हम साग देते हैं, मक्खन देते हैं, अचार देते हैं, साथ लस्सी होती है, लोग शौक से खाते हैं, यही खासियत है इसकी। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको जश्न बहारा का ये फेस्टिवल यहाँ पर कैसा लगा? पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ और मैं जब यहाँ पर आई हूँ मैंने बहुत इंजॉय किया, तो ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है। और ये मेरे बच्चे हैं, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, और मैंने इतना इंजॉय किया यहाँ पर आकर। और अब हम ये साग और ये मकई की रोटी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ की सबसे ज़्यादा खास बात क्या लगी? सब कुछ खास है, सबसे ज़्यादा तो एक खाना माशाल्लाह सारा ट्रेडिशनल है, सारा पाकिस्तानी फूड, कोई ऐसा नहीं, कोई कॉन्टिनेंटल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और माशाल्लाह से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। देसी खानों में क्या क्या खाया आपने? हम लोगों ने देसी खानों में हम लोगों ने पहले सब्जी ट्राई की थी और फिर अब हम लोग मकई की रोटी और सरसों का साग खा रहे हैं। नाज़रीन, खाने तो बहुत खा लिए, अब मेरा दिल कर रहा था कि जाकर क्यों ना पान खाया जाए। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का स्टॉल देखा है पान का, जहाँ पे आपको एक पूरा कल्चर है वो भी शो होता है। चलिए आइए इनके ओनर से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी, इस काम में मेरी ज़िंदगी अब बीत गई है, ज़्यादा बीत गई, थोड़ी रह गई माशाल्लाह। ये कोई 35-40 साल से मैं काम कर रहा हूँ यही। आप कितनी किस्म के पान बनाते हैं? मेरा ज़्यादा शाही पान दाना गुलकंद वाला पान बेचता हूँ मैं ज़्यादा। अच्छा। उसमें बच्चे लेडीज सब खुशी से खाते हैं, बैनुल अक़वामी शख्सियात भी बेफिक्र होकर खाती हैं मुझसे पान। मेरा इस दफ़ा नाम गवर्नर साहब ने वो तगमा इम्तियाज़ के लिए मतलब उन्होंने सेलेक्ट करके रिकमेंड करके भेजा है। मैं आपके तामन से अपील करता हूँ कि मेरी तरफ भी देखा जाए, मेरी ज़िंदगी की मेहनत देखी जाए, तो मुझे भी तगमा इम्तियाज़ अब तो गवर्नर साहब ने रिकमेंड भी कर दिया इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी शख्सियात की मैंने तस्वीरें देखी हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस आर्टिस्ट को या फिर किस शख्सियत को पान खिलाने में आया?
जनरल परवेज मसर्रफ साहब, उनको मैं अभी सलूट पेश करता हूँ। इमरान खान साहब भी हमारे पास 4-5 दफ़ा तशरीफ ला चुके हैं। 5-6 वज़ीर आज़म साहब मेरे पास आए हैं, वज़ीर आला आते हैं, गवर्नर आते हैं, और तुर्की के वज़ीर सदर आए हैं हमारे पास। उसके बाद सऊदी अरब के जो वली है तो वो हमारे पास हमें देख चुके हैं। उसके बाद बेनज़ीर साहब, पूरी नवाज शरीफ फैमिली वगैरह। अच्छा, ये सारे वजीर वगैरह कौन सा पान ज़्यादा शौक से खाते हैं? मेरे से ज़्यादा पान जो है ना मीठा खुशबू वाला चलता है। आप कौन सा खिलाएंगे पान मुझे? आपको खुशबूदार मीठा। चलिए खिलाएंगे। नाजरीन, यहाँ पर देसी फूड भी खा लिया और बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो पान है वो भी खा लिया। आप अगर यहाँ पर रेस कोर्स में आते हैं जश्न बहारा के फेस्टिवल पर, तो इनसे खलूस भरा, मोहब्बत भरा पान ज़रूर खाएं। अगले देसी खाने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारा अगला सेगमेंट निकले तेरी तलाश में है और एक दफा फिर मुस्तनसर हुसैन तारर साहब द लेजेंड हमारे साथ होंगे। उनसे हम बात करेंगे उनकी किताब हरामोश नाकाबिले फरामोश के हवाले से कैसा रहा उनका गिलगित जाने का एक्सपीरियंस और मजीद इसमें क्या है देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और हम बात कर रहे थे तारर साहब से उनकी किताब हरामोश नाकाबिले फरामोश पर। और हरामोश नाकाबिले फरामोश का सफ़र नाकाबिले फरामोश सफ़र है, ये कभी नहीं बुलाया जा सकता, ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। और इसी हवाले से तारर साहब से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। सर, हम गिलगित पहुँचते हैं और वज़ीर आला जो है वो आपका इस्तकबाल करते हैं और कोई 1.5-2 घंटे की वहाँ पर नशिस्त रही आपकी, तो वो कैसा लगा? शुमाल में उनका इस्तकबाल और उनकी आपसे वालाना मोहब्बत और उनकी किताबों का जो आपको रेफरेंस दे रहे थे, तो बड़ी अच्छी एक मीटिंग थी, तो वो कैसा लगा था आपको? एक्चुअली आप जानते हैं वकार के बाय जो है ना, वो मुझ में अंदर कोई शदीद एहसास कमतरी है कि मैं साहिबान इक़्तिदार होते हैं उनसे मिलना कभी पसंद नहीं करता। कुछ पसंद का मुराद है कि आई एम ए डिफरेंट पर्सन। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अदीब होता है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट होता है। जो भी गवर्नमेंट होगी उसके पैरेलल जो गवर्नमेंट है वो अदीब की है। अगर वो उस गवर्नमेंट के साथ मिल जाता तो फिर वो अदीब नहीं है, एक मुफाहमत परस्त इंसान है। चुनाचे कभी भी जो भी इक़्तिदार में आए उन कई लोगों के साथ मेरी हमदर्दियाँ भी थी, मेरे फेवरेट भी थे, सारा कुछ था। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि नेशनल सेंटर में मेरी किसी किताब की तकरीब थी, मुझे याद नहीं, शायद उनमें अजनबी की, तो किश्वर नाइद थी डायरेक्टर जी। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे मोहम्मद हनीफ रामे, वो खुद भी अदीब लाजवाल खत्ताती के मूजद कोई शक, लेकिन उन्होंने कहा जी उनकी सजाद का। मैंने कहा किश्वर वो अगर चीफ मिनिस्टर ना होते तो उनसे बेहतर आदमी कोई नहीं। लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर से या किसी और से या वजीर से या किसी से, चुनाचे मैं थोड़ा सा वही मुझे एहसास मालूम है, शायद इसलिए मेरा अपना को मसला है। तो ये ज़रा सा मुख्तलिफ मसला था। मुझे टेलीफोन आया उनके पीए का, चीफ मिनिस्टर का, कि वो मुझे कोई अवार्ड देना चाहते हैं तो आप आएँ और वो अवार्ड वसूल करें। तो वो नौजवान था पीए। मैंने कहा बच्चे आपका क्या ख्याल है, मैं लाहौर से मारो मार करता हुआ गिलगित पहुंचूंगा इतना मुश्किल सफर करके, और वहाँ आप मुझे एक शील दे देंगे। वो शील के लिए मैं वहाँ पे भागा आऊँगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता ये कि जब कभी मैं वहाँ पे आऊँ तो मैं आपको इतला कर दूँगा। तो उसके बाद जब उधर हरामोश का या पता नहीं उसका था, हरामोश का ही था जी जी, उसका बना ट्रैकिंग का मंसूबा, तो मैंने उनको इतला कर दी। तो हम सब फिर गए, आप जानते हैं, तो उन्होंने बहुत आवभगत की और बड़ा अच्छा सलूक किया। और वो सिर्फ इसलिए मैं गया क्योंकि ये नॉर्थ था, नॉर्थ के लिए मेरा एक अलग ही स्टैंडर्ड है इखलाकियात का। तार साहब, हरामोश के सफ़र में जब हमने कराकोरम हाईवे को छोड़ा, आलम ब्रिज को क्रॉस किया, स्कर्दू रोड पे गए, तो आपको याद होगा हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और स्कर्दू रोड के हवाले से आपके जो सफ़रनामे हैं उनमें एक बड़ी मोहब्बत और बड़ी उनसीयत मिलती है। और तो कैसा लग रहा था इतने अरसे के बाद स्कर्दू रोड पे जाना, और वो फील सारी, वो क्या फीलिंग्स थी? स्कर्दू रोड जो है
अल्लाह करे कि वो बेहतर हो जाए, लेकिन शायद उसकी खतरनाकी में ही उसकी खूबसूरती है। और मतलब है कि दिल धड़कता ही रहता है जब आप उसके ऊपर सफ़र करते हैं। लेकिन ये है कि 5-6 मरतबा तो बार तौर मैं बाई रोड भी गया हूँ, तो ये जो सस्सी का मुकाम है ये हमेशा मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। तो बिल्कुल वीराने में एक जगह है, उसमें दरख्त भी हैं, एक आध होटल बना हुआ है और ज़रा दूर एक आबशार भी, बहुत खूबसूरत आबशार है। तो उन दिनों वही जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो एक ऐसा मुकाम था कि जहाँ पे आप दुनिया भर की कुर्सियाँ जो है या पहाड़ों की सख्तियाँ भूल जाते थे पहुँच के, और वो घिरा हुआ है चटियल चट्टानों में। ये उसकी खूबसूरती थी। अब गए तो कमर्शियल हो गया हुआ, ज़्यादा होटल वगैरह बन गए हुए हैं। लेकिन सस्सी का नाम जो है वो मैंने लिखा भी है कि ये एक ऐसी सस्सी है और ये कहाँ सहराओं में से निकल के तो पहाड़ों में आ गई है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अगर किसी को मालूम हो तो मुझे इतला करे कि इसका सस्सी किसने नाम रखा, बस इसका तौजीह क्या है कि पहाड़ों के दरमियान सहराओं से दूर एक वीराने में सस्सी जो है वो क्याम पजीर। लेकिन मैं चाहूँगा तार साहब कि सस्सी के आबशार के हवाले से आप ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि सस्सी की आबशार जो है वो बड़ी एक सरप्राइजिंग और बड़ी खूबसूरत है, और मतलब शायद पाकिस्तान की बड़ी आबशार उसको कहा जा सकता है। हाँ नहीं, वो आबशार थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने उसको सही डिस्कवर किया, क्योंकि हम पहले सरसरी गुजर जाते थे। हमारे जहन में खौफ होता था, क्योंकि अभी एंटर हो के 1 घंटे की मुसाफत के बाद आ जाता, तो अभी बहुत मुसाफत पड़ी होती है स्कर्दू के लिए, तो हम ज़्यादा एक खौफ की हालत में होते थे, उसको इंजॉय नहीं करते थे। लेकिन सस्सी की आबशार के बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है, ना कहीं उसकी कोई तस्वीर है, ना कोई उसका तज़किरा करता है। हालांकि इससे ब्यूटीफुल, आजकल तो मतलब कहीं से पानी वैसे ही पार्चे में से गिर रहा हो ना, तो कैमरे वाले पहुंच जाते हैं कि दुनिया की बेहतरीन आबशार मुलाहिजा कीजिए, ये देखिए गिर रही है और ये वगैरह। आजकल तो ऐसा हो रहा है, लेकिन वो वाकई इस लायक है कि उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तार साहब आगे चलते हैं और हिरामोश के लिए हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। जीप पे तैयार हैं, जीप पे रेडी हैं, और जीपों के जो ड्राइवर्स थे उनके नाम जो हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पे तमाम जो हमारे बड़े गुलकार हैं उनके नाम पर थे। और वो एक यानी एक ख़तरनाक तरीन सफ़र हमारा स्टार्ट होने वाला है, और जीपें रेडी हैं, और वो सारा माहौल अगर आपको याद हो, शायद जैदी साहब पूरा सामान उतर रहा था कोस्टर से, और वो एक थ्रिल भी होती है और एक मज़ा भी होता है। तो वो याद है आपको जब हम सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ जीप ट्रैक के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि मेरा तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, कोई उधर गया ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन जब हम स्कर्दू रोड से जीपों में बैठते हैं, और आपको याद होगा कि जीपों वालों के बड़े सुरीले नाम थे, एक का नाम मेहदी हसन था, एक का नाम गुलाम अली था, और नुसरत फतेह अली खान वहाँ नहीं नज़र आए। मेरा ख्याल है कि वो तनतोश के हवाले से वो जीप के ड्राइवर नहीं हो सकते थे। और मेहदी हसन भी बड़ा मतलब था, वो एक रेलेवेंट नाम था, क्योंकि जिस तरह बाकी मुझे एजाज़ हासिल है कि जो बड़े जितने भी गायक थे उनके साथ इंटरव्यू वगैरह हमने किए, गुफ्तगू की, तो मेहदी हसन के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो एक प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बताया कि वो बहावलपुर या कहाँ पहले कार मैकेनिक भी हुआ करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि खान साहब ये कार मैकेनिक होने का और गायकी का आपस में क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने कहा तार साहब ये जो सही ट्यून होती है ना गाड़ी, जब आप उसकी ट्यूनिंग करते हैं और उसमें से एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ की रिदम से जान जाते हैं कि ये ट्यूनिंग इसकी सही हो रही है, ये सुर में आ गई। आवाज़ का भी यही मामला है कि वो भी जब सुर में आती है तो जो परख रखने वाले कान हैं, जिनको सुनवैये कहते हैं, वो जान जाते हैं कि इसकी ट्यूनिंग सही है। तो वो मेहदी हसन साहब वहाँ जीप चला रहे थे। शायद जैदी साहब का किरदार क्या ही ज़बरदस्त किरदार है। शायद जैदी साहब के हवाले से मैं बड़ा मुतासिर था कि ट्रैकिंग के दौरान वो जिस तरह ट्रैक कर रहे थे इस उम्र में, और यहाँ तक कि वो पोर्टर्स की मदद कर रहे थे, और मतलब उन्होंने पूरे टूर में एक मुझे तो कम से कम हैरत में रखा है। तो इस किरदार के हवाले से थोड़ा सा बताइए। शाहिद ज़ैदी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग
और किसी और दुनिया के। तो साहब आप जानते हैं कि ज़्यादा फोटोग्राफर, उनके आबाओ इजाद की, और फोटोग्राफ भी वो खुद भी बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफर है। जी जी। एक पुरानी को 150 साल पुराना मेरा ख्याल कैमरा, जब भी कैमरा इजाद हुआ था मेरा ख्याल पहला कैमरा जो बनाया गया था उसके लिए स्पेशल एक फोटो किया गया था, वो साथ लेके गए और पता नहीं उसके साथ क्या क्या उसके आलात थे, वो पूरी फैक्ट्री थी। तो उनकी शख्सियत बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी। और थोड़े से वो मर्दम बेजार है, आई डोंट ब्लेम देम, और लापरवाह है, और बहुत हमसे बहुत पहले ट्रैकिंग भी करते आए हैं, अपना रॉक क्लाइंबिंग भी करते आए। मतलब हमारे साथ जा रहे थे और हमारे सारे आंखों फवा जारी, आप जानते हैं कि हमारे दोस्त गुज्जर हैं और मतलब ख्वाजा साहब हैं, नसीम, नए लोग थे। लेकिन मजाल है कि ज़ैदी साहब सुबह सवेरे उठ के वो खुद अपना रुकसैक जो है वो पैक कर रहे हैं। जी जी। और यूं वो मतलब है कि हिरणों की मान कलांचे भरते हुए वो चलते थे, और मुझसे मेरा ख्याल 1-2 साल ही छोटे होंगे, और मुझसे उठा नहीं जा रहा, यानी मैं लेटता हूँ तो कोई आगे उठाता है, और बैठना होता है तो किसी का सहारा लेके बैठता हूँ। तो वो जो सुपर फिटनेस है उनकी, वो उनकी मेरा ख्याल आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से है। उसमें एक इंटरेस्टिंग जो था एस्पेक्ट कि रोज़ाना अपनी इस टांग पे ना को पट्टियाँ बांधते थे यूं कर। जी जी जी। तो मैंने कहा ये पट्टियाँ क्यों बांधते? चलो कहा नहीं, ऐसे इस टांग पे एक सांप काट गया तो बड़ा कैजुअली सांप काट गया। कहने लगे हाँ मछलियाँ पकड़ने गया था, और मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, मछली को पकड़ के उसको फिर पानी में छोड़ देते हैं, खाते वाते नहीं। तो मतलब इससे आपको अंदाजा होगा कि मौसूफ कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बात तो कहने लगे कि वो झाड़ी में से कहीं गुजरा तो उसमें कांटा मेरा ख्याल से चुभा, तो लात टांग सूजने लगी। तो डॉक्टर उन्होंने कहा जी तो सांप ने काटा, ये अगर आप एक दिन लेट आते तो मुझे ये काटनी पड़ती। तो मैंने कहा फिर? कहने लगे फिर क्या, वो दवाई शवाई ली है तो आना था हरामोश पे, तो सांप ने काटा तो क्या हुआ, तो वो पट्टी बांध के अपना जा रहे हैं। तो ये बात, क्योंकि देखें मेरे सफरनामों में बेशतर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग जी, क्योंकि ये जान लीजिए कि पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए, जिस तरह की ट्रैकिंग के लिए मैं जाया करता था, उसके लिए फातरुल अक्ल होना और एबनॉर्मल होना और किसी हद तक जुनूनी होना और किसी हद तक थोड़ा सा वहशी होना बड़ा लाजमी है। आम आदमी नहीं जा सकता। चुनांचे वो हर शख्स जो जाता है उसका अपना अपना एक अंदाज होता है, उसका कैरेक्टर होता है। मियाँ फरजंद अली थे, डॉक्टर उमर थे, और बहुत सारे, सलीम था, सलमान, तो ये भी एक कैरेक्टर। और यहाँ आके उन्होंने बहुत शुक्रिया मेरा अदा किया, उसके बाद गायब हो गए। मेरा ख्याल इन दिनों कई मछलियाँ पकड़ रहे होंगे और उनके ऊपर तहकीक कर रहे होंगे, या किसी सांप ने काट लिया होगा, कोई पता नहीं। शायद ज़ैदी साहब इतना दिलचस्प किरदार थे कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि वो हनीमून के लिए 60s में, अर्ली 60s में कहीं हुंजा गए और वो घोड़ों पे गए, यानी दुल्हन थी और उनको लेके हुंजा पहुँचे। उस वक्त तो ये मतलब नहीं जो थी, इस तरह गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती थी, इस तरह रोड नहीं थी, तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे। और शायद ज़ैदी साहब का किरदार तो बड़ा कमाल है और ये साथ साथ चलता रहेगा। पहला गांव दासू आता है और वो बड़ा ही खूबसूरत तरीन एक सरप्राइज़, अंगूरों की बेलें हर जगह पे, वो पूरी पूरी गलियां जो थी साइड पे अंगूर ही अंगूर, और एक जिसको कहते हैं कि मतलब आपके वहम गुमान भी नहीं हो सकता कि इस तरह ख़तरनाक तरीन ट्रैक में से होते हुए, वो जीप ट्रैक जो है वो बड़ा ख़तरनाक, और उससे होती अचानक इतने बंजर पहाड़ों में इतना खूबसूरत गाँव आ जाएगा। तो वो कैसा सरप्राइज़ था दासू जो गाँव का था तार साहब? एक्चुअली जब हम दासू गए, आप जानते हैं कि जो है हरामोश, इसके बारे में बहुत नेगेटिव रिपोर्ट्स हमें मिलती थी। वहाँ को 1-2 इंसिडेंट्स भी हुए, बाकी जगहों में भी होते हैं कभी कभार। जो ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो पाकिस्तान हो। जी। तो उस लिहाज से हम थोड़े से खौफजदा थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और दासू गांव जो था, दासू एक और भी आप जानते हैं शाहराह कराकोरम पे, ये एक और दासू था। ये बहुत पुराना कस्बा था और बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड किस्म का कस्बा। वहाँ के जो वासी हैं वो बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे उतर के सर्दी की तरफ चले गए,
अच्छा वो मुझे याद नहीं रहा कि वो जो सच्ची से दासू तक का सफर है वो डेफिनेटली जो रायकोट वाला फेरी मेडो वाला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। जी बिल्कुल है। वो अब मैं उसकी तफसील बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि भाई वापसी पे एक साहब हमारे खालिद साहब आए तो उनकी जीप का टायर हाथ खुल गया, तो वो उसी तरह ही घूमते रहे, पता नहीं किस तरह वापस पहुंचे। तो वो बहुत खतरनाक। दासू वाज अ सरप्राइज, क्योंकि जेहन में नहीं था। कहते कि जी दासू आएगा, मेरा ख्याल को बसी, बहुत बड़ा गांव है वहाँ पे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हमारी बड़ी ताजीम की। और जिस तरह वो ठहराव था उस गांव में, को बुजुर्ग बैठे हुए थे, औरतें बैठी हुई थी, वो दरख्त थे, तो उससे वो लगता था कि ये कहीं पुराने जमानों में ठहर गया गाँव। ये मौजूदा जमाने में नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि हम इंट्रूडर हैं जो इसके अंदर आ गए हैं, और इसकी जो सैंक्टिटी है और इसका अमन जो है, इसको हमने थोड़ा सा मुतज़लज़ल कर दिया। तो उस हिसाब से मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। इट्स नॉट ए सीनिक विलेज, मतलब कि वो उसके पीछे कोई ऐसे पहाड़ नहीं है या कोई ऐसी नहीं है, लेकिन इट इज़ कल्चरली इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग विलेज। नाज़रीन, हिरामोश नाकाबिले फरामोश का जो सफ़र है ये बहुत कमाल सफ़र है, और ये जब आप हिरामोश पहुंचते हैं, यानी ट्रैक जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये कोई रगेड माउंटेन्स वाला उस तरह ट्रैक नहीं है, बहुत ही ग्रीनरी है, पानी जगह जगह पे है, और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जहाँ पे ख़त्म होता है वो तो एक बिल्कुल जादुई सरजमीन है। इस पर हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी तार साहब के साथ अगली किस्त पर। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर की। तो बरतानिया से मुंतकिल होने वाले वायरस ने मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी है, और ये लहर हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। वायरस मोहलिक होता जा रहा है। कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात की शरह 4.5 से बढ़कर 9% तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। और वजीर आजम और उनकी अहलिया समेत कई अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन गवर्नमेंट के बार बार इंतबाह के बावजूद अवाम की जानिब से एज यूजुअल देयर आर नो SOPs बीइंग फॉलोड राइट नाउ। पाबंदी के बावजूद मुल्क के कई बड़े शहरों में दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स और मार्केट्स खुली हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला समेत कई शहरों में क्रैकडाउन भी किया गया है। बिल्कुल, और जुर्माने भी किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नजर आज NCOC फिर सर जोड़कर बैठेगी और पाबंदियों के हवाले से अहम और बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने ऑल इन द मॉर्निंग किया। हम थर्ड वेव, चूंकि आप हमेशा कहते हैं कि मैं इसको वेव्स में डिफाइन नहीं करता, बट स्टिल अभी जो सिचुएशन है कोरोना की, इट्स गेटिंग वर्स्ट। एग्जैक्टली, खास तौर पर बहुत तेजी से मुंतकिल हो रहा है और आवाम SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रही। हम आपको वेलकम भी करेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि प्लीज पब्लिक को आप अपने तौर पर भी आगाह करें या अवेयर करें। बहुत शुक्रिया जी आपका इस अपॉर्चुनिटी का। देखें, जैसे हमें पता है कि ये बीमारी बहुत एकदम तेजी से बढ़ती भी है और कम भी होती है, और इसका दारोमदार दो चीज़ों पे है। सबसे बढ़ के हमारे रवैयों पे है कि जब हम एहतियात करते हैं और जब अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं तो हमें जानों की कुर्बानी उस वक्त नहीं देनी पड़ती। चॉइस इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो और ये इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जाहिर है हमारे रवैये आपको पता ही है, पिछले जब हम शुरू पे कुछ डरे थे तो बेहतर हो गई थी ये डिजीज। अभी कोई लास्ट मंथ एंड हाफ ये इलेक्शंस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज और ये वो, और आपकी स्क्रीनों ने खुद दिखाया कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इलेक्शन जीत के या हार के सेनेट में क्या गले लगे, एक दूसरे को चूमा, हाथ मिलाना तो बहुत देर की बात है, और किसी कोई मास्क नामी चीज नहीं। और आपके कैमरों ने दिखाया अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को। तो फिर जो हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी एजुकेशन लेवल उसका अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं है, अवेयरनेस लेवल उससे भी कम है, तो वो तो यही सोचते हैं कि जब ये जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको कुछ वायरस कहती तो फिर हमें क्या कोई खास वायरस ने अटैक करना है। इसी रवैये ने नुकसान दिया। डॉक्टर साहब, ये जिस स्ट्रेन को, सॉरी टू कट यू, जिस स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, इसके सर सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग हम देख रहे हैं। आपको तो डेफिनेटली बेहतर पता होगा, हमें बताइएगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि दो चीजें हैं डिटरमिन करती हैं बीमारी का तेज और कम होना। और एक मैंने आपको जिक्र कर दिया रवैयों का, और उसकी में जो ये भी बता दिया कि वो क्यों रवैये हमारे पब्लिक के
परसेप्शन क्यों खराब हुआ? इसलिए कि जब वो कैमराज में देखते हैं ये चीजें होते हुए, हमारे हीरोज की और हमारे सबकी, या कोई इवन क्रिकेट मैच में भी जब कोई बोल्ड हो जाता है तो जब गले मिलते देखने, आजकल ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज इनका मकसद ये है कि आपको तो शायद नहीं लगेगी लेकिन आपकी वजह से लोगों की जानें चली जाएंगी। और दूसरे, जब आपके पॉलिटिशियंस ये कहेंगे कि ये सब फ्रॉड है, वायरस भी फ्रॉड है, वैक्सीनेशन भी फ्रॉड है, तो आप क्या इन अवाम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं खुद गले मिलूंगा और चूमूंगा और मैं साथ ये कहूंगा तो मैं क्या व्हाट मैसेज आई एम गिविंग टू द पब्लिक? तो एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा इसका वो है जिसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, अवाम का कोई कसूर नहीं है। उसमें वायरस जो है वो उसमें वेरिएशन आई जा रही हैं या म्यूटेशन आई जा रही हैं। और जो B117 जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि एक साउथ अफ्रीका से शुरू हुई और यूके में गई, जाहिर है यूके की बहुत लार्ज पाकिस्तानी या ब्रिटिश पॉपुलेशन वहां रह रही है और वो वापस अपने घरों को आए, तो क्योंकि वहां लॉकडाउन था तो वो अपने साथ वो वाली फॉर्म, म्यूटेटेड तो खैर नहीं कह सकता, वेरिड फॉर्म ले आए। वो 17 वेरिएशन है, उनमें से 8 वेरिएशन ऐसी हैं जो अफेक्ट करती हैं वायरस की अटैचमेंट को टू योर बॉडी, टू ACE2 रिसेप्टर्स। तो और उसकी वजह से पोटेंशियल इसका एक दूसरे से लगने का 75% ज्यादा हो गया। Oh my God. वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और दूसरा, अब कुछ एविडेंस हमारे पास ये भी आ गया है कि वो ज्यादा लीथल भी हो गई है, यानी कि उसकी विरुलेंस भी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ ट्रांसमिशन पोटेंशियल नहीं बढ़ा, विरुलेंस भी। और तीसरा, अब वो बच्चों को भी काफी ज्यादा लग रही है, उसका प्रेवलेंस बच्चों के लगने का भी बढ़ गया है। तीसरा, उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा बदल गया है कि वो बहुत अर्ली ऑन लंग्स को एक लार्जर, पहले लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हमारे कोई 10% लोगों में होती थी, इस वक्त कोई 25% लोगों में होनी शुरू हो गई है, विच मीन बैड आउटकम्स अल्टीमेटली, इंक्रीज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो इसलिए देखें, इस वक्त वो वायरस को तो नहीं हम रोक सकते, अभी वी कांट डू मच अबाउट इट, लेकिन हम अपने आप में वो वायरस लगने का चांस 75% हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमने सरवाइव करना है। बिल्कुल। और एंड इट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि जब हमें इस वक्त सबसे अच्छे रवैयों की जरूरत है, उस वक्त इसलिए कि एक मुवस्सर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आ चुके हैं दुनिया में और दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। यूके में इस वक्त ये बीमारी आधी से भी कम रह गई है, बिकॉज 50% लोगों को वो अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन कर बैठे हैं, 25% यूएस पॉपुलेशन को हो गई। आप कह रहे हैं कि हमें अब जब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, अब ज्यादा कह डॉक्टर साहब ये टॉपिक तो ऐसा है और आप इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बताते हैं, हमारा दिल करता है कि आप बताते रहे, लेकिन ऑब्वियसली वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा भी जरूर आपसे ऑफ एंड ऑन हम बात करेंगे और हमें वक्त दीजिएगा काइंडली, ताकि बात होती रहे आपसे। डॉक्टर जावेद हमें बता रहे थे, और शायद ही कोई घर ऐसा है, या कम से कम मैं अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की भी अभी अरमला से डिस्कस कर रहा था कि ऐसा है कि हमारी फैमिलीज में आसपास कोई शख्स कोविड का शिकार नहीं है। इट्स वेरी लीथल इसके सिम्टम्स को लेकर, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने सबसे खतरनाक बात बताई कि इब्तिदा में ही अब ये लंग्स को डैमेज कर रहा है। 75% जो चांसेस है उसके ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने के, तो प्लीज एहतियात करें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और SOPs को फॉलो करें। और वी विश वेरी क्विक रिकवरी उन लोगों को जो कोविड का शिकार हैं, और अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बात करें निसार बज़्मी के हवाले से, तो उनकी तख्लीक करदा धुनें आज भी सुनने वालों के कानों बेरस खोलती हैं। 1924 में मुंबई में आंख खोलने वाले निसार बज़्मी ने फिल्मी करियर का जो फनी करियर का आगाज है सिर्फ 22 साल की उम्र में किया। सैयद निसार अहमद बज़्मी ने 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर आर्टिस्ट अपने फनी करियर का आगाज किया और पहली बार 1946 में भारतीय फिल्म जन्ना पार्क के लिए म्यूजिक कंपोज किया। निसार बज़्मी साहब का जिक्र रहेगा। इसी नोट पर हम आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। आज तो मंडे था, पूरा हफ्ता और आपका हमारा साथ रहने वाला है। कोविड के हवाले से वंस अगेन रिमाइंडर, एहतियात बहुत जरूरी है। जो कम से कम आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने घरों से उस वक्त तक मत निकलिए जब तक जरूरी ना हो। ये कम से कम आप कर सकते हैं। अल्लाह आपको और आपके प्यारों को महफूज रखे। इसी नोट पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।